नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, उनके साथ साथ कैबिनेट में 68 चेहरे भी शामिल किए गए। वहीं कुछ घंटे पहले ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित की, विदेशी मीडिया है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित की जिसके बाद भाजपाइयों के बीच खलबली मच गई। मोदी जी को लेकर जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने आकलन किया और उनकी नई सरकार पर जो टिप्पणी कर दी, उसके बाद मोदी शाह की बेचैनी बढ़ गई है कि अब विदेशी मीडिया क्या खुलकर मोदी सरकार के क्रियाकलाप पर नजर बनाकर टिप्पणी करने वाली है, क्या उनको रिव्यू करेगी। एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व में अपनी अलग छवि बनाना चाहते हैं, वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो लिखा है, जो रिपोर्ट प्रकाशित की है, उसे दैनिक भास्कर ने भी अपने पोर्टल पर प्रकाशित कर दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि वे टू न्यूज ने इस मामले में न्यूयॉर्क टाइम्स की जो समरी निकाली है ना, उसे देखने के बाद किसी भी भाजपाई को अच्छा नहीं लगने जा रहा है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, कहा जा रहा है मोदी 3.0 पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, राजा की तरह चलने वाले मोदी संविधान के शरण में। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो संसद की सीढ़ी पर माथा टेका था और उसके बाद अब वो नए संसद में हैं, जहां संविधान से ज्यादा प्राथमिकता उन्होंने सेंगोल को दी थी। सेंगोल यानी राजदंड, जिसे माथे से लगाकर वो आगे बढ़ते हुए पार्लियामेंट में दिखाई पड़ रहे थे नई संसद में। उसके बाद लोगों ने कहा था कि यह राजा वाला अहंकार है, राजदंड राजशाही का प्रतीक है, न कि लोकशाही का। लोकतंत्र में संविधान सर्वोपरि है। उस वक्त तक मोदी जी अपार बहुमत के साथ सरकार चला रहे थे, तो भाई किसी की कहां सुनते। और जब इस बार जनता ने लोकतंत्र में उनको असली जगह दिखा दी, कमजोर कर दिया, तो फिर वो एनडीए की बात करने लगे, वो लोकतंत्र की बात करने लगे, संविधान को भी माथे से लगाते दिखे। इस वजह से न्यूयॉर्क टाइम्स ने सीधे तौर पर लिखा कि जो राजा की तरह मोदी जी चलते थे, अब संविधान के शरण में दिखाई पड़ते हैं। वो तस्वीर काफी इंपॉर्टेंट हो गई, जहां पर वो संविधान को अपने माथे से लगाते हुए दिखाई पड़े हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, नए संसद के उद्घाटन के दिन मोदी ने किसी राजा की तरह एंट्री ली थी। माथे पर तिलक लगाए मोदी सबसे आगे अपने हाथ में राजदंड लेकर चल रहे थे, लेकिन नतीजे आने के बाद अब उन्हें सहयोगियों की सख्त जरूरत है, लिहाजा वह अब संविधान की शरण में है। अब इस रिपोर्ट पर भी गौर करना पड़ेगा कि आखिर खबर में क्या जानकारी दी गई है। ऐसा क्या हुआ है कि नरेंद्र मोदी को अब राजा वाली जो हनक है उसे त्याग कर संविधान वाले नियमों पर चलने की मजबूरी बनती दिखाई पड़ने लगी है। और इस बात को विदेशी मीडिया भी फर्क कर पाया है, समझ पाया है कि मोदी जी पहले कैसे थे और अब क्या खुद को बदल पाएंगे, या फिर मोदी जी के लिए सत्ता में बने रहने के लिए ऐसा करना जरूरी है। यह गंभीर सवाल है। अब आइए न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट दैनिक भास्कर के जरिए समझते हैं। दैनिक भास्कर ने न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से लिखा है, भाजपा संग कब तक टिकेंगे नीतीश नायडू, वर्ल्ड मीडिया को भी दिलचस्पी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, राजा की तरह संसद आने वाले मोदी अब संविधान की शरण में। ये हेडलाइन जो है अपने आप में चुभने वाला है। अब जरा रिपोर्ट भी देख लेते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से दैनिक भास्कर ने लिखा है कि मोदी के सुर नरम पड़े हैं। अमेरिकी मीडिया हाउस न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, दिल्ली की राजनीतिक हवा बदल चुकी है। विनम्र पड़ चुके नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। हमेशा किसी मसीहा की तरह बोलने वाले मोदी के सुर नरम पड़ चुके हैं। नतीजों का असर ये हुआ है कि अब टेलीविजन पर होने वाली बहस में एंकर विपक्ष को भी बोलने का समय देने लगे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, मोदी के बहुमत खोने के बाद अब दूसरी पार्टियां भी लाइमलाइट को एंजॉय कर रही हैं, जो पहले सिर्फ प्रधानमंत्री को ही मिलती थी। एकदम से वही टिप्पणी है जो देश में विपक्ष महसूस कर रहा था कि नरेंद्र मोदी ने गोदी मीडिया बना रखा था सबको,
भारतीय जनता पार्टी की तूती बोलती थी। गोदी मीडिया वाले मोदी भजन करने में दिन रात लगे रहते थे। लेकिन अब न्यूयॉर्क टाइम्स भी इस बात को समझ रहा है कि ओपोजिशन को मजबूत होता देख अब मीडिया भी ओपोजिशन को स्पेस देने लगा है, जिसकी चर्चा खूब हो रही है। आगे कहा जा रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने नए संसद के उद्घाटन वाले दिन 28 मई 2023 को मोदी की एंट्री और एनडीए के संसदीय दल के नेता चुने जाने वाले दिन 7 जून 2024 की एंट्री की तुलना की है। लिखा है, संसद के उद्घाटन के दिन मोदी ने किसी राजा की तरह एंट्री ली थी। माथे पर तिलक लगाए मोदी सबसे आगे अपने हाथ में राजदंड सेंगोल लेकर चल रहे थे। मंत्रों का उच्चारण करते हुए पंडित उनके पीछे थे। लेकिन अब तस्वीरें बदल गई, हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं। दैनिक भास्कर ने न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से आगे लिखा है, एक साल बाद 7 जून को जब बहुमत खोने के बाद मोदी संसद भवन की पुरानी बिल्डिंग में पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले संविधान को नमन किया। उनके संसदीय दल का नेता चुने जाने के दौरान जब भी कोई सीनियर लीडर स्पीच देने उठ रहा था तो मोदी भी उसके सम्मान में उठ रहे थे। ये बदलाव न्यूयॉर्क टाइम्स नोटिस कर रहा था। हमारे देश की गोदी मीडिया अभी भी महिमा मंडन में तो जुटी है, लेकिन विपक्ष को थोड़ी बहुत अहमियत मिलने लगी है, यह भी दिखने लगा है। अब देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने आगे लिखा है कि एनडीए सरकार में गठबंधन के दो मजबूत साथी टीडीपी और जेडीयू हैं। बीजेपी को इन दो सहयोगी दलों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना होगा। अखबार लिखता है कि गठबंधन की ये दोनों ही पार्टियां बीजेपी के लिए सबसे अहम हिंदू एजेंडे पर सहमत नहीं हैं। ये दोनों पार्टियां पहले कई बार यूसीसी, सीएए, एनआरसी, मुस्लिम रिजर्वेशन आदि मुद्दों पर बीजेपी से अलग राय रखती आई हैं। बात तो यह भी है कि चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी के साथ आंध्र प्रदेश में सरकार चलाने के मामले में मुस्लिम आरक्षण को बरकरार रखा है, जबकि नरेंद्र मोदी पूरे चुनावी सभाओं में खुलकर मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहे। उन्होंने कहा था कि मेरे होते हुए कोई भी एससी, एसटी, ओबीसी कोटा मुसलमानों को नहीं दिया जाएगा। ऐसे में अब जब चंद्रबाबू नायडू ने और उनके बेटे ने खुले तौर पर कहा कि मुस्लिम रिजर्वेशन की जो बात हो रही है, उन्हें जो कोटा दिया गया है वो तुष्टीकरण नहीं है, वो सामाजिक न्याय है और यह पहले से पिछले 20 सालों से आंध्र प्रदेश में जारी है। ऐसा नहीं है कि एनडीए की सरकार अगर हम राज्य में चलाएंगे तो फिर हम इसे खत्म कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। वैसे भी टीडीपी के मैनिफेस्टो में मुसलमानों के हित में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, उन सबको भी लागू करने की पूरी तैयारी चल रही है। तो फिर यह बातें भी समझ में आती हैं कि मोदी नरम पड़े हैं, बीजेपी के तेवर सुस्त पड़े हैं, यह भी साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। अब इस मामले में जरा चलते चलते द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट भी देख लीजिए। द वॉशिंगटन पोस्ट ने नीतीश कुमार पर ही फोकस करते हुए लिखा है कि नीतीश तो अपना हक लेकर रहेंगे। कहा जा रहा है, द वॉशिंगटन पोस्ट में मिलन वैष्णव लिखते हैं कि बीजेपी सरकार अब बुरी तरह से अपने दो सहयोगियों की अच्छाइयों पर निर्भर हो गई है। इन दोनों सहयोगियों से हम उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार गठन के साथ साथ वे नीतियों को लागू करने में भी अपना पूरा हक वसूलेंगे। फिर अल जजीरा ने भी इस मामले में जो टिप्पणी की है जरा वो भी देख लीजिए। नीतीश कुमार पर निशाना साध दिया है कि अल जजीरा लिखता है कि बीजेपी को बिहार में बड़ी जीत दिलाने में सीएम नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका रही। पीएम मोदी ने भी मंगलवार शाम को पार्टी समर्थकों से बात करते हुए नीतीश कुमार को इसका क्रेडिट दिया, लेकिन फिर भी दोनों ही नेताओं के बीच लंबे समय से प्यार नफरत का रिश्ता रहा है, जिसमें अक्सर ब्रेकअप पैचअप की गुंजाइश रहती है। नीतीश कुमार की तरह चंद्रबाबू नायडू ने भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के साथ गठबंधन किया है। दोनों ही नेता मुस्लिम वोटरों का समर्थन चाहते हैं और बीजेपी की हिंदूवादी राजनीति पर भरोसा नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर विदेशी मीडिया ने मोदी शाह के लिए चुनौती पेश कर दी है कि दुनिया की पूरी नजर है, अब आप जो भी कुछ करेंगे पल पल की रिपोर्ट छपेगी और फिर उसे तौला जाएगा, समीक्षा की जाएगी। ऐसे में बेहतर होगा कि नरेंद्र मोदी एनडीए की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की तरह चलाएं,
जिसमें सबके लिए सम्मान हो और सबके लिए गुंजाइश हो, ना कि साम दाम दंड भेद के जरिए किसी पार्टी के सांसदों को तोड़कर अपने साथ लाकर बहुमत जुटाने की कोशिश में यह पार्टी जुट जाए। ऐसा ना हो तो ज्यादा बेहतर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।